Hey guys, welcome to my channel Taste to Learn. As you know, we have started NCERT series, and under this series now we have start chapter number 12, that is forest. और इस फॉरेस्ट चैप्टर की भी ऑलरेडी 2 to 3 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने ह्यूमस एंड डीकम्पोजर के बारे में डिस्कस किया था, और इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस about water cycle and droppings of some animals. So let's start. The children saw cloud forming in the sky. चिल्ड्रन ने, क्योंकि उससे पहले हमने देखा था कैसे ऑक्सीजन बैलेंस कर रहा प्लांट बैलेंस कर रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में। उसी टाइम जो बच्चे थे उन्होंने आसमान में बादल बनते हुए देखे। जब बादल बन रहे थे, मतलब आसमान में ऐसे बादल इकट्ठे आके उन्हें दिखे आसमान में बादल, तो बूझो को वाटर साइकिल याद आया जो उसने क्लास 6th में पढ़ा था। तो वाटर साइकिल में होता क्या था कि जो नदियां हैं, नदियों में पानी होता था और ये पानी इवेपोरेट होता था, और इवेपोरेट होके क्या बन जाता था, बादल बन जाते थे। और यही बादल बाद में, इन्हीं बादल से बारिश होती थी, रेन होती थी, और यही रेन का पानी ज़मीन से दोबारा इन जो नदियों हैं उनमें चला जाता था। तो ये जो पूरा एक साइकिल है जिसमें क्या हो रहा है, पहले बारिश हो रही है, बारिश का पानी दोबारा इन नदियों में गया, फिर वो इवेपोरेट होके बादल बने, फिर बारिश हुई। तो ये क्या है, एक वाटर साइकिल है जिसमें, और इसी वाटर साइकिल में आगे एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि कैसे वाटर साइकिल इफ़ेक्ट होगी अगर ट्रीज़ कम रह जाएंगे। क्योंकि अभी हमने देखा वाटर साइकिल में ट्रीज़ तो यहाँ पे कहीं आए ही नहीं थे, बस नदी थी, उसका पानी इवेपोरेट होके बादल बन रहा था और बादल आपस में टकरा के बारिश कर रहे थे। तो इसमें आखिर ट्री कहाँ से आए? तो जो ट्री हैं, बेसिकली ट्री क्या करते हैं, टेक इन वाटर फ्रॉम देयर रूट, अपने रूट से। ट्री है वो अपने रूट से, जो उसकी जड़ें हैं उससे क्या करता है, पानी अपने अंदर लेता है, और कुछ पानी तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए यूज़ करता है, और बाकी पानी जो वो अपनी लीव्स के थ्रू इवेपोरेट करेगा उसे ही क्या कहा जा रहा है, ट्रांसपीरेशन कहा जा रहा है। मतलब कि अभी हमने देखा एक तो बादल कैसे बन रहे हैं, जब नदियों का पानी इवेपोरेट हो रहा है उससे बादल बन रहे हैं, और एक बादल किससे बनते हैं, जब जो इस प्लांट की लीव्स हैं जब उनमें से वाटर इवेपोरेट होगा तो वो भी क्या बनाएंगे, कंबाइन करके बादल ही तो बनाएंगे। ठीक है, तो अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे, तो हमने अभी देखा कि कैसे इफ़ेक्ट करेगा, कि अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फिर पेड़ों से बादल जो इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेशन हो रही है इनकी लीव्स के थ्रू, इवेपोरेशन नहीं होगी, और फिर ये जो बादल यहाँ पे बन रहे हैं जो आपस में कंबाइन करके बारिश करते हैं वो भी नहीं होगी, क्योंकि यही बारिश का पानी ही तो है जो वापस से दोबारा नदियों में जाता है, और नदियों का पानी भी इवेपोरेट होके क्या कर रहा है, बादल बना रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि वाटर जो ये क्या कहते हैं, जो ये ट्री है आखिर उसका यूज़ कहाँ आया, क्योंकि ट्री भी क्या कर रहा है, इवेपोरेशन कर रहा है, जिससे क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है और जिसके कारण रेन होती है, और वही रेन जब दोबारा समुद्र में जाती है तो समुद्र का पानी फिर इवेपोरेट होके दोबारा ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद अब इस चीज़ को आप यहाँ इन्होंने एक फिगर दिखाई, इससे भी समझ सकते हैं, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जो रूट सिस्टम है हेल्प कर रहा है वाटर को ग्राउंड से सीप करने में, और ये रूट सिस्टम जब वाटर को सीप करता है तो फिर और फोटोसिंथेसिस करता है। इवेपोरेशन मतलब कि जो डायरेक्ट किसी वाटर में से समुद्र में से भाप बनती है उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। और जो ट्रांसपीरेशन है ये भी एक तरह की इवेपोरेशन ही है, पर ये प्लांट्स के लीव्स में या फिर प्लांट के स्टेम में होती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो इन्हीं दोनों से ही किसकी फॉर्मेशन होती है, क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, और उसी क्लाउड से फिर बाद में क्या होती है, रेन होती है, और यही रेन फिर दोबारा
ग्राउंड में जाता है, कुछ इसका पार्ट ग्राउंड में अब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ इसका पार्ट समुद्र वगैरह में चला जाता है। जो ग्राउंड से है उसे कौन अब्जॉर्ब करता है? ट्रीज़। और जो समुद्र में गया है वहाँ से डायरेक्टली इवेपोरेट हो जाता है। पर जो पेड़ एब्जॉर्ब करते हैं, पेड़ के थ्रू भी इवेपोरेट होता है, पर वो किसकी मदद से होता है? ट्रांसपीरेशन, मतलब इस प्रोसेस के थ्रू इवेपोरेट होता है वाटर प्लांट में से। तो दोनों में ही क्या हो रही? इवेपोरेशन हो रही है और इसी इवेपोरेशन से क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है। तो हमने इसमें देखा कि कैसे ट्रीज़ भी हेल्प कर रहे हैं वाटर साइकिल में, क्योंकि अगर ट्रीज़ नहीं रहेंगे तो वाटर साइकिल में भी बहुत ज़्यादा इसे अफेक्ट करेंगे अगर कम ट्रीज़ रहेंगे तो। उसके बाद हम देखते हैं टीबू ने क्या बताया। जो टीबू था उसने क्या बताया कि जो फॉरेस्ट है वो सिर्फ घर ही नहीं है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, ये कई लोगों के लिए रहने की जगह भी है। जैसे कि जो अलग अलग जनजातियों के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? जंगलों में ही रहते हैं और ये लोग पूरी तरह ही जंगल पर ही डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, रहने के लिए, पानी के लिए या फिर दवाइयों के लिए। ये लोग पूरी तरह जंगल पर ही डिपेंडेंट होते हैं। अब ये लोग बहुत टाइम से जंगलों में रह रहे होते हैं, इसीलिए इन्हें ट्रेडिशनल नॉलेज होती है कि कौन सा प्लांट मेडिसिनल प्लांट है, मतलब कि किस प्लांट को हम एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जब बूझो पानी पी रहा था स्मॉल स्ट्रीम से, जैसे कि यहाँ स्पीकर में दिखाया हुआ है, जब बूझो इस पानी पी रहा था तो उसने एक डीर को देखा और ये डीर देखते ही देखते डिसअपियर हो जाता है बशिस में, मतलब झाड़ियों में गुम सा जाता है। तो ये जो घनी झाड़ियाँ हैं या फिर लंबे लंबे घास हैं, ये सब क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एनिमल्स को रहने की जगह दे रहे हैं, यही जो घनी घनी झाड़ियाँ हैं, और इन्हीं से ही उन्हें खाना भी मिलता है एनिमल्स को। ये जो झाड़ियाँ हैं ये एनिमल्स को, जो डीर वगैरह हैं, इन्हें प्रोटेक्ट भी करते हैं कार्निवर एनिमल्स से। जो भी क्या है हमें पता है सब एक ही फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो इन्हें प्रोटेक्ट करने का काम भी कौन करता है? बशेस एंड टॉल ग्रासेस। ये डेंस बशेस और टॉल ग्रासेस इन्हें कार्निवर एनिमल से भी प्रोटेक्ट करती हैं। तीबू स्टार्ट लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर। तो जो तीबू था वो क्या करता है? जो जंगल की ज़मीन है उसको ध्यान से देखने लग जाता है, तो उसे क्या दिखाई देता है? कुछ एनिमल्स के ड्रॉपिंग्स दिखाई देते हैं और फिर वो बाकी स्टूडेंट्स को भी बुलाकर उन्हें दिखाता है। जो एनिमल ड्रॉपिंग का मतलब क्या है कि जो भी एनिमल है उसकी बॉडी से जो भी एक्सक्रेट वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रेट हो रहा है उसे ही यहाँ पे क्या कहा गया है? ड्रॉपिंग कहा गया है। जैसे कि गाय भैंस का क्या होता है? गोबर होता है, डंग होता है, वो भी क्या है? एक ड्रॉपिंग ही है, मतलब कि एनिमल का वेस्ट मटेरियल जो उसकी बॉडी से बाहर जा रहा है वो सब वही ड्रॉपिंग्स तीबू ने बाकी बच्चों को भी बुलाए और दिखाए, जो कहाँ पड़े हुए थे? जंगल की ज़मीन पे, फॉरेस्ट के फ्लोर पे। और क्या एक्सप्लेन किया कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉपिंग्स होते हैं, एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रॉपिंग्स, कि अलग अलग ड्रॉपिंग्स के बारे में उन्हें एक्सप्लेन किया। प्रोफेसर अहमद ने भी बताया कि जो फॉरेस्ट के ऑफिसर होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, वो भी कुछ एनिमल की प्रेजेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? इन्हीं ड्रॉपिंग्स से, क्योंकि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ड्रॉपिंग्स, तो उनके ड्रॉपिंग्स और फुटप्रिंट से ही फॉरेस्ट ऑफिसर कुछ एनिमल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो बूझो ने अब बाकी लोगों को बुलाया और क्या दिखाया? अ लार्ज डिकेइंग हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग। बूझो ने भी, हीप का मतलब कि ऐसे एक हीप सा बना हुआ था, ये भी क्या था? एनिमल की ड्रॉपिंग ही थी, पर वो ऐसे हीप था, इसे हीप कहते हैं जो इस तरह की शेप में होता है, ये हीप है। डिकेइंग हीप मतलब कि वो डिके भी हो रहा था ऐसे हीप को, मतलब कि वो अभी पूरा डिके नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका डिके हो गया था। इस तरह के हीप को बूझो ने अपने बाकी फ्रेंड्स को बुलाकर दिखाया। सेवरल बैटल्स एंड ग्रुप्स वर फीडिंग ऑन द हीप। अब ये जो हीप है इसके ऊपर बैटल्स एंड ग्रब, बैटल्स का मतलब कि जो भौरे हैं और ग्रब्स का मतलब कि छोटे छोटे कीड़े, ये सब इसी हीप के ऊपर ही थे और यही हीप उनका क्या था? खाना था।
अब वो इसी हीप को खा रहे हैं, इसी के कारण ही तो जो ये हीप है वो क्या कर रहा है, डिके कर रहा है। एंड अ बंच ऑफ सीडलिंग्स वर स्प्राउटिंग। अब इसी हीप के ऊपर कुछ तो एनिमल्स हैं और कुछ इसी हीप में कुछ जो पौधे हैं वो भी बाहर निकले हुए हैं। थी सीडलिंग्स, और ये जो पौधे हैं ये किसके पौधे हैं, हर्ब्स या फिर श्रब्स, इन चीज़ों के पौधे इसी हीप में से, जो काऊ डंग का पूरा हीप है, जिसे हम या फिर हम ये कह सकते हैं कि ड्रॉपिंग्स, जो एनिमल की ड्रॉपिंग का पूरा हीप था, उसी में ही एनिमल्स भी थे। कैसे एनिमल्स थे, बैटल्स एंड ग्रब्स, जो इसे खा रहे थे, और इसी हीप में कुछ स्प्राउटिंग्स, सीडलिंग्स स्प्राउट भी कर रही थी, मतलब कि छोटे छोटे पत्ते इसी हीप में से बाहर भी निकल रहे थे। थी सीडलिंग, ये हर्ब्स और श्रब्स के हमने देख लिया। द एनिमल्स also disperse the seed of certain plants and help the forest to grow and regenerate। अब इसमें क्या है कि जो एनिमल है किस चीज़ में हेल्प करते हैं, सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी। जैसे एक पेड़ यहाँ पे है, इसका सीड यहाँ पे गिरा है, तो इस सीड को इस जगह से उस जगह ले जाना जहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं है, तो इस सीड को ले जाने का काम कौन करते हैं, कौन हेल्प करता है, इसमें एनिमल्स हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे सीड था, यहाँ पे गिरा, यहाँ से इसको यहाँ ले गए जहाँ पे कोई प्लांट नहीं था, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अलग अलग तरह के प्लांट्स ग्रो करेंगे उसी फॉरेस्ट में। मतलब कि एनिमल्स ने किस में हेल्प करी, सीड को डिस्पर्स करने में, जिससे क्या हेल्प मिली, फॉरेस्ट ग्रो और रीजनरेट होने में इससे हेल्प मिली। द डिकेइंग एनिमल डंग ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सीडलिंग्स टू ग्रो, सेड प्रोफेसर अहमद। अब ये जो डिकेइंग, जो एनिमल का डंग होता है, जैसे जो गोबर होता है, वो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सीडलिंग्स, छोटे छोटे पेड़ों को बढ़ने के लिए, प्रोफेसर अहमद ने बताया। अब इससे रिलेटेड पहली का यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इसने एक पीपल की सैपलिंग को अपने स्कूल के साइड वॉल में उगते हुए देखा। जैसे यहाँ इस फिगर में दिखाया है कि ये जो दीवार दिख रही है, ये इस दीवार में कैसे हमें एक बाहर आता हुआ छोटा सा पेड़ दिख रहा है, सैपलिंग दिख रही है पीपल की। तो ये जो दीवार है वो है किसकी, गोबर वगैरह की दीवार है। अभी हमने देखा कि कैसे जो गोबर है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है सीडलिंग को ग्रो करने के लिए, इसी के कारण ही यहाँ पे भी सीडलिंग मतलब एक सैपलिंग इस वॉल पे उगी हुई है, क्योंकि इस वॉल में गोबर है और उसी गोबर में कोई सीड भी होगा, और सीड को गोबर ने क्या प्रोवाइड कर दी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दी, जिसके कारण इसमें से ये सैपलिंग पीपल की बाहर आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद बूझो ने अपनी नोटबुक पे क्या नोट किया कि बाय हार्वेरिंग ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्लांट द फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू फूड एंड हैबिटेट फॉर द हर्बीवर्स। मतलब कि जितने ज़्यादा तरह के हम प्लांट उगाएंगे उतने ही ज़्यादा तरह के हमें फूड मिलेगा, और मतलब कि अगर हम ज़्यादा पेड़ उगाएंगे तो हमें अलग अलग तरह के फूड भी मिलेंगे, और अगर ज़्यादा पेड़ रहेंगे तो फिर इससे क्या फ़ायदा होगा, जो हार्बीवर्स एनिमल्स हैं उनको रहने की जगह भी बहुत मिलेगी। तो अगर ज़्यादा हार्बीवर्स होंगे तो फिर इससे क्या होगा, हार्बीवर्स फूड का काम करेंगे किसके लिए, कार्निवर्स के लिए। और अगर ज़्यादा कार्निवर्स होंगे तो अभी हमने सबसे पहले क्या देखा कि जो एनिमल्स हेल्प कर रहे हैं फॉरेस्ट को रीजनरेट और ग्रो करने में, उनके सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स करके। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर ज़्यादा प्लांट ज़्यादा रहेंगे तो फूड हमें ज़्यादा मिलेगा, और फूड के साथ साथ जो हर्बीवर्स एनिमल्स हैं उनको रहने की जगह भी ज़्यादा मिलेगी। हर्बीवर्स एनिमल्स ज़्यादा रहेंगे तो कार्निवर्स एनिमल्स भी इन्हीं हर्बीवर्स एनिमल्स को खा के कार्निवर्स एनिमल्स भी ज़्यादा होंगे। अगर एनिमल्स ज़्यादा होंगे तो वो सीड्स को डिस्पर्स करा के ज़्यादा प्लांट को ग्रो करवाएंगे। तो हमने कैसे देखा, कैसे ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं। और नेक्स्ट क्या है, जो डिकम्पोजर्स हैं, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था कि वो क्या करते हैं, हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन
टू द ग्रोइंग प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। क्योंकि हमने देखा था कोई भी प्लांट अगर डिके कर रहा है तो डिकम्पोज़र उसको अच्छे से पूरा उसका जो न्यूट्रिशन है उसको पूरा मिट्टी में मिला देते हैं, और फिर उसी मिट्टी से जो दूसरा ग्रोइंग प्लांट है वो क्या कर लेता है, न्यूट्रिशन ले लेता है। तो इसका मतलब जो डिकम्पोज़र है किस में हेल्प कर रहा है, इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की सप्लाई में वो काम कर रहा है जो भी प्लांट नेक्स्ट जो दूसरा नया प्लांट ग्रो कर रहा है। ठीक है, इसीलिए फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है, डायनेमिक लिविंग एंटिटी। इसका मतलब क्या है, फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटलिटी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो, वीडियो अच्छे से सारी समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई भी डाउट हो आपका तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।